हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MEG 13 राइटिंग्स फ्रॉम द मार्जिन्स के प्रीवियस ईयर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1. Write notes on any two of the following in about 250 words each. A. Difference between canon and discourse. B. Inception and connotations of the term Dalit. C. Mizo folk tradition. D. Title of Sangati. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 4 टॉपिक्स दिए गए हैं जिसमें से हमें कोई 2 पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। हर नोट में टर्म का मीनिंग, बैकग्राउंड और उसकी लिटरेरी इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करनी है, खासकर मार्जिनलाइज्ड लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में। आंसर। इंट्रोडक्शन। राइटिंग्स फ्रॉम द मार्जिन्स एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम उन लोगों के राइटिंग्स पढ़ते हैं जो हिस्टोरिकली सोसाइटी के बॉर्डर पर रखे गए, जैसे दलित, आदिवासी और महिला लेखक। यहाँ हम 2 कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, कैनन और डिस्कोर्स का डिफरेंस और डायलेक्ट शब्द का अर्थ और इसका विकास। ये दोनों टर्म्स बताते हैं कि लिटरेचर में पावर और आइडेंटिटी कैसे काम करती है। ए. डिफरेंस बिटवीन कैनन एंड डिस्कोर्स। 1. कैनन का अर्थ। कैनन का मतलब होता है एक फिक्स्ड, स्टैंडर्ड या रूल जिसके हिसाब से कुछ लिटरेरी वर्क्स को ग्रेट माना जाता है, जैसे शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ। ये सब कैनोनिकल राइटर्स माने जाते हैं। लेकिन ये कैनन मोस्टली अपर क्लास और वेस्टर्न मेल राइटर्स का कलेक्शन है, जहां मार्जिनलाइज्ड लोगों की आवाज मिसिंग है। 2. डिस्कोर्स का अर्थ। डिस्कोर्स का मतलब होता है एक सिस्टम ऑफ आइडियाज और कम्युनिकेशन जहां पावर लैंग्वेज के थ्रू छुपी होती है। मिशेल फुको ने कहा था कि डिस्कोर्स डिसाइड करता है कौन बोल सकता है और क्या कहा जा सकता है। इसका मतलब लिटरेचर सिर्फ आर्ट नहीं, एक पावर स्ट्रक्चर भी है जो मीनिंग और आइडेंटिटी को कंट्रोल करता है। B. Inception and connotations of the term Dalit. 1. ऐतिहासिक बैकग्राउंड। दलित शब्द संस्कृत के दाल रूट से आया है जिसका मतलब है टूटना या दबाना। फुले और अंबेडकर ने इसे पॉलिटिकल और सोशल आइडेंटिटी के रूप में पॉपुलर बनाया। पहले लोग डिप्रेस्ड क्लासेस या हरिजन कहते द, लेकिन दलित शब्द सेल्फ रिस्पेक्ट और रेजिस्टेंस का सिंबल बन गया। 2. राजनीतिक और सांस्कृतिक अर्थ। दलित एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है जो ऑपरेशन के खिलाफ स्टैंड करती है। ये शब्द डिग्निटी और इक्वालिटी का प्रतीक है। 1960 में दलित साहित्य आंदोलन महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ, जहां नामदेव धसल और बाबूराव बागुल जैसे राइटर्स ने अपनी पोएट्री और कहानियों से प्रोटेस्ट किया। 3. आज के समय में अर्थ। आज दलित एक कलेक्टिव आइडेंटिटी है जो ऑपरेशन के अगेंस्ट यूनिटी दिखाता है। ये लिटरेचर में ऑथेंटिक एक्सपीरियंस और रेजिस्टेंस को सेंटर में रखता है। एकेडमिक डिस्कोर्स में भी ये टर्म अपर कास्ट डोमिनेशन को चैलेंज करता है और नए एस्थेटिक वैल्यूज डिफाइन करता है। कंक्लूजन। कैनन और डिस्कोर्स दोनों बताते हैं कि लिटरेचर में पावर कैसे ऑपरेट करती है, जबकि दलित एक नई आइडेंटिटी और रेजिस्टेंस का सिंबल है। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझने से हम मार्जिनलाइज्ड राइटिंग्स को और गहराई से समझ पाते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. What is the importance of the geographical and historical details in Changiya Rokh Against the Night? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि चंगिया रोक अगेंस्ट द नाइट में जियोग्राफी यानी स्थान और एनवायरनमेंट और हिस्ट्री यानी समय और सामाजिक परिस्थितियां का क्या रोल है। हमें समझाना है कि किस तरह ये दोनों चीजें स्टोरी के कैरेक्टर्स, थीम्स और दलित एक्सपीरियंस को शेप करती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। चंगिया रोक अगेंस्ट द नाइट पंजाबी दलित लेखक गुरदयाल सिंह की एक प्रमुख कहानी है जो दलित समाज के दुख, संघर्ष और अस्तित्व के लिए लड़ाई को दिखाती है। इस नॉवल में जियोग्राफी और हिस्ट्री दोनों मिलकर एक रियलिस्टिक बैकग्राउंड बनाते हैं। पंजाब के गांव, खेतों और कास्ट सिस्टम का एनवायरनमेंट स्टोरी का आधार है, जबकि हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस समय के सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस को दिखाती है। ये दोनों मिलकर दलित कॉन्शियसनेस और अवेकनिंग का बेस बनाते हैं। मेन बॉडी। 1. पंजाब का भौगोलिक संदर्भ और ग्रामीण जीवन।
कहानी पंजाब के गांवों और खेतों के बीच सेट है जहां दलित और किसान समाज के लोगों की जिंदगी दिखाई गई है। टाइटल चंगिया रुख यानी एक छोटा मुरझा हुआ पेड़ खुद एक मेटाफोर है दलित जीवन के लिए। विलेज का लेआउट कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन को दिखाता है। दलित लोग हमेशा गांव के बाहर रहते हैं, जो उनके सामाजिक आइसोलेशन को सिंबल करता है। नेचर और जियोग्राफी यहाँ कैरेक्टर के इमोशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। सूखापन, बारिश की उम्मीद और मिट्टी का रंग उनके जीवन के संघर्ष को रिप्रेजेंट करता है। 2. ऐतिहासिक संदर्भ, स्वतंत्रता के बाद का समय। नॉवल उस दौर में सेट है जब देश आजाद हो गया था, लेकिन सामाजिक बराबरी अभी भी सपना थी। 1950-60 के पंजाब में ग्रीन रिवॉल्यूशन और लैंड रिफॉर्म्स आए, लेकिन दलित लोगों तक इसका फायदा नहीं पहुंचा। गुरदयाल सिंह ने दिखाया है कि किस तरह दलित समाज पॉलिटिकल फ्रीडम के बावजूद भी इकोनॉमिक और सोशल इनजस्टिस का शिकार रहा। 3. जियोग्राफी एक सिंबल के रूप में। चंगिया रुख में जियोग्राफी एक मेटाफोर है। खेतों और जमीन के बाउंड्री दलितों के मार्जिनलाइजेशन को दिखाते हैं, लेकिन वही जमीन उनके रेजिस्टेंस और आइडेंटिटी का सेंटर भी बन जाती है। रूरल एनवायरनमेंट के हार्डशिप्स कैरेक्टर्स को जागरूक बनाते हैं और उनमें एक सामूहिक चेतना पैदा करते हैं। 4. इतिहास, यादें और पहचान का मेल। कहानी के हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल डिटेल्स पर्सनल मेमोरी से जुड़ जाते हैं, जिससे स्टोरी और रियल लगती है। ऑथर ने पार्टीशन, लैंड रिफॉर्म्स और कास्ट मूवमेंट्स के जरिए दलित आइडेंटिटी के इवोल्यूशन को दिखाया है। इस तरह पर्सनल और कलेक्टिव हिस्ट्री मिलकर एक स्ट्रॉन्ग दलित कॉन्शियसनेस बनाते हैं, जो स्टोरी का कोर मैसेज है। कंक्लूजन, चंगिया रुख अगेंस्ट द नाइट में जियोग्राफी और हिस्ट्री दोनों एक नैरेटिव फ्रेमवर्क के तरह काम करते हैं। ये सिर्फ बैकग्राउंड नहीं, बल्कि स्टोरी का असेंशियल पार्ट है जहां से दलित जीवन, उनका संघर्ष और उनकी आवाज उभरती है। गुरदयाल सिंह ने पंजाब की मिट्टी और इतिहास के जरिए एक सच्ची और प्रभावशाली कहानी लिखी है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 3. Bansode deserves special credit for bringing a feminist slant to Dalit poetry. Elaborate the above statement in the light of the poem Yashodhara. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि पोएट बंसोडे ने दलित पोएट्री में फेमिनिस्ट नजरिया कैसे इंट्रोड्यूस किया। हमें पोयम यशोधरा के जरिए यह दिखाना है कि किस तरह दलित और महिला दोनों के स्ट्रगल्स को एक साथ पोएट्री के माध्यम से वॉइस दी गई है। आंसर। इंट्रोडक्शन। शांताबाई काम्बले बंसोडे एक महत्वपूर्ण दलित पोएट हैं जिन्होंने अपनी कविताओं के जरिए कास्ट और जेंडर दोनों के ऑपरेशन को दर्शाया। उनकी कविता यशोधरा बुद्ध की पत्नी के नजरिए से लिखी गई है, जिसमें एक औरत के दुख, सवाल और मजबूती को दिखाया गया है। इस पोएम के जरिए बंसोडे ने दलित और फेमिनिस्ट दोनों व्यू पॉइंट्स को एक साथ लाकर एक नई सोच दी। मेन बॉडी। 1. बंसोडे का फेमिनिस्ट वॉइस दलित पोएट्री में। दलित पोएट्री पहले ज्यादातर कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉयटेशन पर फोकस करती थी, लेकिन बंसोडे ने इसमें महिला के दुख और ऑपरेशन को भी इंक्लूड किया। उनका फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव उन औरतों को वॉइस देता है जो कास्ट और जेंडर दोनों के प्रेशर में है। यशोधरा में वो एक ऐसी औरत दिखाती है जो चुप नहीं बैठी, बल्कि अपने सवालों से समाज और धर्म के वैल्यूज को चैलेंज करती है। एग्जाम्पल, ट्रेडिशनल स्टोरीज में बुद्ध को रिनंसिएशन के लिए ग्लोरीफाई किया जाता है, लेकिन बंसोडे के वर्जन में यशोधरा कहते हैं, तुमने अपनी शांति के लिए मुझे दुख दे दिया। यह लाइन उस हर औरत की आवाज है जिसे समाज ने साइलेंस कर दिया था। 2. मिथ और हिस्ट्री का फेमिनिस्ट रीइंटरप्रिटेशन। बंसोडे ने बुद्धिस्ट हिस्ट्री को एक नई फेमिनिस्ट दृष्टि से लिखा। यशोधरा को अब एक बेचारी पत्नी नहीं, बल्कि एक स्ट्रांग और सोचने वाली औरत के रूप में दिखाया गया है। यह रीइंटरप्रिटेशन एक प्रोटेस्ट है, जिसमें औरत के इमोशंस और पॉइंट ऑफ व्यू को सेंटर स्टेज दिया गया है। एग्जाम्पल, पोयम में यशोधरा बुद्ध से पूछती है कि क्या एनलाइटनमेंट सिर्फ अपने दुख से मुक्ति है या दूसरों के दुख से भी। ये एक बहुत गहरा फेमिनिस्ट सवाल है। 3. इंटरसेक्शनैलिटी, दलित और फेमिनिस्ट सोच का संगम। बंसोडे का फेमिनिज्म दलित समाज के अनुभव से जुदा हुआ है। यशोधरा के जरिए वो दिखाती है कि एक दलित औरत का स्ट्रगल दो तरफा होता है, कास्ट के अगेंस्ट और जेंडर के अगेंस्ट। पोएम ये कहना चाहती है कि लिबरेशन तभी पूरी होगी जब कास्ट और पेट्रियार्की दोनों खत्म होंगे। एग्जाम्पल, दलित महिला के लिए उनका शरीर और उनका इमोशन दोनों ऑपरेशन का निशाना बनते हैं। बंसोडे उन्हें विक्टिम नहीं, बल्कि रेजिस्टेंस के सिंबल के रूप में दिखाती है।
4. इमोशनल प्रोटेस्ट और आइडेंटिटी का असर्शन। यशोधरा की टोन दर्द से शुरू होती है, लेकिन आखिरी तक वो प्रोटेस्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट में बदल जाती है। यशोधरा के जज्बात एक औरत के अवेकनिंग का सिंबल बन जाते हैं। बंसोडे की कविता सिंपल लेकिन पावरफुल लैंग्वेज में लिखी गई है, जो डायरेक्ट और इमोशनल दोनों है। एग्जाम्पल, यशोधरा के अकेलापन का जिक्र सिर्फ एक पत्नी का दुख नहीं, बल्कि समाज के उन सभी महिलाओं का है जो अपने इमोशंस को चुप करके जीती है। कंक्लूजन, बंसोडे ने यशोधरा के जरिए दलित पोएट्री को एक फेमिनिस्ट दिशा दी। उन्होंने एक मिथिक कैरेक्टर को नई आवाज दी जो प्रोटेस्ट और एम्पावरमेंट का सिंबल बन गया। उनकी कविता कास्ट और जेंडर दोनों के विरुद्ध एक रिबेलियन है। इसीलिए बंसोडे को दलित पोएट्री में फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव लाने का क्रेडिट मिलना चाहिए। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. In what ways the play, Roots and Escape Roots, signifies the varied points of entry and exits regarding Dalit ideologies? How do the characters of the play take different routes to address the Dalit issues? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि प्ले, रूट्स एंड एस्केप रूट्स कैसे अलग अलग दलित आइडियोलॉजीज और उनके अप्रोचेस को दिखाता है। हमें एक्सप्लेन करना है कि प्ले के कैरेक्टर्स कौन से रूट्स चूज करते हैं और कैसे वो अलग तरीके से ऑपरेशन और सोशल इनजस्टिस का सामना करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। रूट्स एंड एस्केप रूट्स एक ऐसी प्ले है जो दलित आइडेंटिटी और उनके लिबरेशन के अलग अलग रास्ते दिखाती है। पोस्ट अम्बेडकराइट दौर में लिखी गई ये प्ले बताती है कि दलित लोग सामाजिक दबाव और इनइक्वालिटी से निकलने के लिए कितने डिफरेंट रूट्स चूज करते हैं। रूट्स मतलब उनके मुक्ति के रास्ते और एस्केप रूट्स मतलब वो ऑल्टरनेटिव या समझौते वाले रास्ते जो कभी कभी मजबूरी में चुनने पड़ते हैं। प्ले के कैरेक्टर्स इन्हीं आइडियाज को सिंबॉलिकली दिखाते हैं। मेन बॉडी। 1. रूट्स और एस्केप रूट्स का अर्थ। टाइटल ही प्ले का मेन थीम बताता है। रूट्स मतलब स्ट्रगल और असर्शन के रास्ते और एस्केप रूट्स मतलब वो कॉम्प्रोमाइजेस या ऑल्टरनेटिव पाथ्स जो ऑपरेशन के बीच मिलते हैं। यह रूट्स एक सिंगल आइडियोलॉजी नहीं बल्कि मल्टीपल डायरेक्शंस दिखाते हैं। एजुकेशन, एक्टिविज्म, स्पिरिचुअलिटी सब अलग अलग तरीके से लिबरेशन की बात करते हैं। प्ले ये भी दिखाता है कि दलित स्ट्रगल एक यूनिफॉर्म प्रोसेस नहीं है, ये हर इंसान के एक्सपीरियंस और एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलता है। 2. डालित आइडियोलॉजीज का प्रतिनिधित्व। प्ले में अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी को कोर रूट के रूप में दिखाया गया है। एजुकेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट और ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रगल पर जोर दिया गया है। साथ ही गांधीयन और मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजीज भी प्रेजेंट हैं जो रिफॉर्म और क्लास बेस्ड चेंज के अलग नजरिए दिखाती है। कैरेक्टर्स के डायलॉग्स और उनके कॉन्फ्लिक्ट से ये टेंशन सामने आता है। रिफॉर्म करना या रेवोल्यूशन लाना, आइडेंटिटी के लिए लड़ना या यूनिवर्सल इक्वालिटी के लिए। प्ले रियल दलित मूवमेंट के डिबेट्स को ड्रामाटाइज करता है। 3. कैरेक्टर्स के जरिए आइडियोलॉजिकल रूट्स। हर मेजर कैरेक्टर एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। कैरेक्टर एक्टिविस्ट रूट लेता है, ऑपरेशन के खिलाफ डायरेक्ट प्रोटेस्ट करता है। कैरेक्टर बी एजुकेशन और अवेयरनेस का रूट चूज करता है, जो ग्रेजुअल चेंज पर विश्वास करता है। कैरेक्टर सी स्पिरिचुअल या इमोशनल एस्केप चूज करता है, जब सोशल प्रेशर अनबेरेबल लगता है। कैरेक्टर्स के इंटरैक्शन से पता चलता है कि दलित स्ट्रगल में कॉन्ट्रडिक्शंस है, कुछ लोग आइडियलिस्टिक है, कुछ रियलिस्टिक। हर एक का रूट अलग है, लेकिन सबका गोल एक है, डिग्निटी और इक्वालिटी। 4. थीमेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ रूट्स एंड एस्केप्स। रूट्स होप, रेजिस्टेंस और एम्पावरमेंट को सिंबलाइज करते हैं। एस्केप रूट्स अन मोमेंट्स को दिखाते हैं जब इंसान ऑपरेशन के बोझ से थक जाता है। प्ले दोनों एस्पेक्ट्स को बैलेंस करता है, स्ट्रगल और सर्वाइवल दोनों को एक साथ समझाता है। यह ह्यूमन साइड ऑफ डालिट एक्सपीरियंस दिखाता है, जहां करेज के साथ वल्नरेबिलिटी भी है। 5. आर्टिस्टिक और स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स। प्ले का स्ट्रक्चर भी थीम के साथ मैच करता है। नॉनलिनियर नरेशन और मल्टीपल वॉइसेस से आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटी दिखती है। डायलॉग्स डीप और थॉट प्रोवोकिंग है, जो दलित आइडियोलॉजी का कोर दिखाते हैं। टोन कभी एंग्री है, कभी रिफ्लेक्टिव, जैसे दलित जीवन के इमोशंस। यह प्ले एक इंटेलेक्चुअल और इमोशनल जर्नी दोनों है। कंक्लूजन। रूट्स एंड एस्केप रूट्स एक स्ट्रॉन्ग सिंबॉलिक प्ले है जो दलित लाइफ के मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स दिखाता है। ये बताता है कि लिबरेशन एक सिंगल पथ से नहीं मिलता, बल्कि अलग अलग आइडियोलॉजीज और स्ट्रगल्स के थ्रू।
प्ले के कैरेक्टर्स और उनके रूट्स हमें ये सिखाते हैं कि इक्वालिटी के लिए हर रूट का अपना वैल्यू है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।